हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। इसके प्रथम भाग को हमने पढ़ा था, आज इसका द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में हमने मौर्य साम्राज्य को जानने के जो स्रोत हैं, उसकी जानकारी के जो स्रोत है उसको देखा था और उसके साथ साथ में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत्त को पढ़ा था। अब उससे आगे हम चलते हैं तो पहला पॉइंट है बिंदुसार। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह कंफ्यूजन रहता है बिंदुसार और बिंबिसार को लेकर, तो वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के शासक थे, अजातशत्रु के पिता थे और मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जबकि जो बिंदुसार हैं वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। बिंदुसार के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि अमित्रघात कौन से शासक की उपाधि थी या किस शासक को अमित्रघात कहा गया है, अर्थात शत्रुओं का काल या शत्रुओं का दुश्मन कहा गया है। तो वो बिंदुसार के लिए कहा गया है अमित्रघात। यह प्रश्न है वो IAS तक की एग्जाम में भी 2-4 बार पूछा जा चुका है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। बिंदुसार के वक्त भी यूनानी जो शासक थे उनसे अच्छे संबंध जो मौर्य साम्राज्य के थे, जिसके प्रमाण के तौर पर हम देखते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 राजदूत हैं वो भारत की यात्रा करते हैं या इसके राज दरबार में आते हैं बिंदुसार के। एक जो था वो सीरिया के शासक एंटीओकस का राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। यह बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। और दूसरा था टालमी फिलाडेल्फस। यह मिस्र का शासक था। इस फिलाडेल्फस का राजदूत है वो था डायोनिसियस। यह भी सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। इससे हमें पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में भी जो दूरस्थ राज्य थे उनसे मृदु संबंध है वो मौर्य साम्राज्य के थे। एंटीओकस से पत्राचार का भी विवरण हमें मिलता है जिसमें बिंदुसार है वो एंटीओकस से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग करता है, जिस पर जो एंटीओकस है वो सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक यह कहकर नहीं भेजता है कि यूनान के कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय है वो कानून संगत नहीं है। तो बिंदुसार का जो समय था वो 298 BC से 272 BC का था। 298 में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 298 में बिंदुसार शासक बनता है जो कि 272 तक शासक रहता है। अब आगे की बात करते हैं, वो है प्रिंसेप व सम्राट अशोक। यह जेम्स प्रिंसेप जो था, प्रिंसेप का पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का सम्राट अशोक से क्या संबंध था, क्योंकि सम्राट अशोक आज से 2300 साल पहले थे और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था। तो दोनों का नाम है वो साथ में आता है। इसका जो मुख्य कारण है या इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो यह है
कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख वगैरह पूरे भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक हमें बिखरे हुए मिलते हैं। उनको पढ़ने का, सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837-38 में पढ़ने में सफलता है वो हासिल की थी। इसके पहले भी यह शिलालेख है वो प्राप्त होते रहे थे, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को भी अशोक के शिलालेख मिले थे, जिसको उसने अपने राजधानी में भी मंगवाया, बहुत सारे विद्वानों को भी बिठाया उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा उसमें सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई। उन अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता सर्वप्रथम हासिल की वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837-38 में हासिल की, और इन अभिलेखों को पढ़ने के बाद में सम्राट अशोक का जो इतिहास है और उसका जो राजत्व है और उसके जो प्रशासनिक विषय हैं उसके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है, अर्थात हमारी जानकारी का स्तर है वो समृद्ध होता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल सर्वप्रथम की थी। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। अब आते हैं हम सम्राट अशोक पर। सम्राट अशोक है, ऐसा जैन अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन है वो हासिल किया था। सिंहली अनुश्रुतियां हैं, उनमें भी ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके राज सत्ता है वो हासिल की थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए स्वजनों में संघर्ष लंबा चला और उसमें अशोक है वो अंततोगत्वा सत्ता प्राप्ति को हासिल करने में सफल हुआ। तो यह जो सत्ता प्राप्ति के लिए स्वजनों में, अपने भाइयों में संघर्ष चला, यह लगभग 4 साल तक चला। तो सम्राट अशोक का वास्तविक जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में होता है। 269 बीसी में सम्राट अशोक है वो शासक बनता है। सम्राट अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो 2 बार विद्रोह हुए थे उसको दबाने के लिए पहली बार अशोक को ही भेजा था, जबकि दूसरी बार सुसीम को भेजा था। तो इस तरीके से सम्राट अशोक है वो राज सत्ता हासिल करने में कामयाब होते हैं और अपने शासन के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में कलिंग से युद्ध होता है या कलिंग पर आक्रमण सम्राट अशोक द्वारा किया जाता है, जिसमें 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद में अशोक के हृदय में करुणा का संचार होता है और वो हिंसा को है वो सदा सदा के लिए त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि अपने शासनकाल के 4थे वर्ष ही सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। कुछ ये मानते हैं कि उनको मोगलीपुत्र तिस नामक जो विद्वान थे, जिनको अशोक ने अपनी तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी करवाई थी, उन्होंने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और कुछ विद्वान है वो यह मानते हैं कि उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षुक ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को
सीधे अपने अभिलेखों द्वारा संचार या बात है वो उन्होंने अपनी बात है वो अभिलेखों द्वारा पहुंचाई। उनके जो अभिलेख हैं वो हमें भारत के हर कोने में, हर हिस्से में जहां मौर्य साम्राज्य विस्तृत था वहां मिलते हैं। उन अभिलेखों में महाशिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अभिलेखों में जो महत्वपूर्ण अभिलेख है उनकी बात करते हैं कि जैसे कि मास्की, गुज्जरा और निट्टूर, यह जो अभिलेख है मास्की, गुज्जरा और निट्टूर, ये जो अभिलेख हैं वो दक्षिण भारत में स्थित है और इन अभिलेखों से अशोक के नाम का पता चलता है। अशोक के नाम का पता इन अभिलेखों से चलता है, मास्की, गुज्जरा और निट्टूर अभिलेखों से। बाकी के जो अभिलेख हैं अशोक के, उनमें अशोक की उपाधि है वो दर्शाई गई है, जैसे कि देवानाम पियदस्सी, अशोक को देवानाम पियदस्सी जो उसकी उपाधि है वो उसके अभिलेखों में बार बार है वो दर्शाई गई है। उसका जो नामोल्लेख है वो मास्की, गुज्जरा और निट्टूर अभिलेखों से हमें है वो मिलता है। उन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक का जो नाम, वास्तविक नाम है वो अशोक है। बाकी उनकी जो उपाधियां हैं वो है देवानाम पियदस्सी या देवानाम पिय, अर्थात देवों का प्यारा और प्रियदर्शी, जो देखने में सुंदर हो, मनोहर मुखाकृति वाला शासक, यह उसकी उपाधियां हैं। ठीक है, तो यह जो मास्की, गुज्जरा, निट्टूर वगैरह है वो दक्षिण भारत में अभिलेख मिलते हैं। सर्वप्रथम हम मानचित्र द्वारा जो अशोक का शासन का विस्तार है उसको देखते हैं। अशोक का शासन है वो यहां तक फैला हुआ था दक्षिण में, और यहां ये कंधार तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और यहां बंगाल से बंगाल तक फैला हुआ था। उसके बाद में असम वगैरह में हमें अशोक के अभिलेख है वो नहीं मिलते हैं। तो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं, वर्तमान के कर्नाटक वगैरह कह दो, वहां तक ये अशोक का साम्राज्य है वो फैला हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल में सिर्फ कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाकी जो उसको साम्राज्य है वो पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुआ था, विरासत में उसे मिला था। तो इतना लंबा उसका जो था वो साम्राज्य फैला हुआ था। अब उसके जो अभिलेख हैं वो हमें यहां से भी मिलते, यहां से भी मिलते, यहां से भी मिलते, पूरे भारत में फैले हुए हमें अलग अलग जगहों से मिलते हैं। लेकिन इतने विस्तृत भूभाग की लिपि और भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। अतः जो अशोक के अभिलेख हैं वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में मिलते हैं और अरामाइक और यूनानी लिपि में मिलते हैं। हमने देखा था कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत के हिस्सों पर आक्रमण किया था और वहां उसने अपने क्षत्रपों को भी बिठाया था, और उस इलाकों में यूनानी और भारतीयों के बीच में सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुए थे। उनमें आपस में मिलीजुली संस्कृति का भी निर्माण हुआ था। तो इन हिस्सों में यूनानी और अरामाइक लिपि का प्रचार है वो हुआ था, जो कि यूनान की थी। अतः इन हिस्सों में हमें, जैसे कंधार है, वहां हमें अरामाइक और यूनानी लिपि में अशोक के अभिलेख हैं वो मिलते हैं। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि यहां स्थित है पश्चिमोत्तर भारत में, वहां पर हमें खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख हैं वो मिलते हैं। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि से या ईरानियों से, ईरानी लिपि से प्रभावित थी। यहां भी
सिकंदर से पहले ईरानियों के आक्रमण हुए थे और जो ईरानी लोग थे उनकी संस्कृति भी यहाँ तक फैली हुई थी, अर्थात उसके बारे में भी लोग हैं वो जानते थे जो कि यहाँ चलती थी। तो इसलिए यहाँ उसने खरोष्ट लिपि में अपने अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाए, क्योंकि जहाँ जिस भाषा को, जिस लिपि को समझने वाले लोग थे उस लिपि में अशोक ने अपने अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाए थे। तो कंधार का जो अभिलेख है वो अरामैक यूनानी लिपि में है। मैनसेरा शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, पेशावर और हजारा जिले में, वहां के जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। और बाकी के जो भारत में अभिलेख है वो है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि है वो विशुद्ध भारतीय लिपि थी, ब्राह्मी लिपि विशुद्ध भारतीय लिपि थी, अतः उसके जो अभिलेख है वो हमें पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, जबकि खरोष्टी लिपि ईरानी प्रभावित थी और अरामैक और यूनानी लिपि जो थी वो यूनानी प्रभाव से थी। तो ऐसे जो अभिलेख हैं हमें वो इस पूरे इलाके में फैले हुए थे। मौर्य साम्राज्य वर्तमान के भारत से भी विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था और मौर्य साम्राज्य में वो हिस्से भी थे जो कभी ब्रिटिश हुकूमत के भी अधीनता में नहीं आए थे। तो इनके जो अभिलेख हैं जो मुख्य हैं जिनसे हमें खास जानकारी मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मास्की, गुज्जरा और निट्टूर है वो यहाँ हुआ करते थे, यहाँ स्थित है, जिनसे हमें अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी के अभिलेखों में उसे उसकी उपाधियां देवानाम पियदस्सी और देवानाम पिय जो है उससे ही संबोधित किया है। एक है रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख है जो नेपाल की तराई में स्थित है, इस वाले हिस्से में। यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी यात्रा अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष की थी और वहां उसने उस गांव को कर मुक्त कर दिया था। यह रुम्मिनदेई जो अभिलेख है वो आर्थिक जानकारी देता है। बाकी के अशोक के जो सारे अभिलेख है वो हमें प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानकारी है वो देते हैं। तो रुम्मिनदेई अभिलेख लुम्बिनी में था, वो यह बताता कि अशोक ने 10वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी जो कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था और वहां उसने उस गांव को कर मुक्त घोषित किया था। भब्रू अभिलेख है। भब्रू अभिलेख राजस्थान के बैराठ में स्थित है, विराट नगर जो कि महाभारत काल में था और वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। यहां पर विराट है, विराट नगर है और यहां पर भब्रू अभिलेख जो मिला है। इस भब्रू अभिलेख से हमें यह पता चलता है, यह स्पष्ट प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, क्योंकि इस अभिलेख में अशोक को बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करते हुए बताया गया है। इसके अलावा सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं, सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख हैं उनसे भी हमें अशोक के बारे में यह जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, क्योंकि उसमें धर्म महामात्रों को धम्म के प्रचार के लिए आदेश दिए गए हैं। अब अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में हमें विशेष जानकारी मिलती है तो उसकी बात करते हैं। तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, दूसरे शिलालेख में हमें जो सीमावर्ती इलाके थे दक्षिण भारत में, अशोक के मौर्य साम्राज्य के जो सीमावर्ती इलाके थे, जो चेर, चोल, पांड्य वगैरह, उनके बारे में हमें जो जानकारी है वो दूसरे शिलालेख से प्राप्त होती है। दूसरे शिलालेख से अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र, इनकी नियुक्ति अपने पूरे साम्राज्य में की थी और इसके बारे में हमें जो जानकारी है वो उसके
5वें शिलालेख से मिलती हैं, 5वें शिलालेख से मिलती हैं। कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी है वो हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी है वो 13वें शिलालेख से मिलती हैं। दूसरे शिलालेख से सीमावर्ती राज्यों के बारे में 5वें शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहले शिलालेख में अशोक कहता है कि समस्त जो प्रजा है वो मेरे पुत्र के समान है और उनके इहलौकिक और पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना मेरा परम कर्तव्य है। इसी अभिलेख में अर्थात प्रथम अभिलेख में वो समाज अर्थात उत्सवों, जो महंगे उत्सव थे उनके प्रति भी वो कहता है कि उनका है जो आयोजन नहीं होना चाहिए और पशु बलि है वो भी नहीं होनी चाहिए। सम्राट अशोक के जो अभिलेख शिलालेख हमें मिलते हैं उनमें हमें अशोक की एक रानी के बारे में ही जानकारी मिलती है या उनका नाम मिलता है। उनका नाम है कारुवाकी। कारुवाकी। अब अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक यूनानी है। अशोक के प्रशासनिक केंद्र, अशोक के वक्त जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें जो केंद्रीय प्रशासनिक भाग था वो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो कि यहां पर स्थित था और इसके आसपास के इलाके हैं वो इससे प्रशासित होते थे। एक जो राजधानी हुआ करती थी वो सुवर्णगिरी हुआ करती थी, जो कि दक्षिण भारत में थी और इसके आसपास के इलाके इससे प्रशासित होते थे। एक राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, एक राजधानी हुआ करती थी यह वाला हिस्सा जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और एक राजधानी ये वाला जिसकी राजधानी तोसली थी, जो कि कलिंग वाला हिस्सा था। तो अशोक ने या मौर्य साम्राज्य के वक्त जो अशोक की राजधानियां हुआ करती थी उनको बड़े ही विशेष ढंग से स्थापित किया गया था। जैसे कि उज्जैन और तक्षशिला है वो दूरस्थ व्यापारिक मार्गों पर स्थित महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे, जबकि सुवर्णगिरी है वो सोने की खानों या खदानों के पास में स्थित था और जो तोसली है वो समुद्र तटवर्ती इलाका था, जबकि पाटलिपुत्र वाला इलाका है वो केंद्रीय प्रशासनिक हिस्सा था। अब धम्म, अशोक और उसका धम्म, इसके बारे में विद्वानों में बहुत सारी चर्चाएं हैं वो चलती रही हैं। अशोक का जो धम्म है जिसके बारे में उल्लेख है उसने अपने अभिलेखों में बार बार किया है, तो वो क्या है? यदि हम देखें सामान्य दृष्टि से तो जो अशोक का धम्म है वो सामान्य नैतिक सिद्धांत थे। जैसे कि अशोक अपने धम्म के अंतर्गत कहता है कि जो प्रजा को संबोधित करते हुए कहता है कि आपको अपने जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ब्राह्मणों, श्रमणों और अपने जो परिचित हैं लोग हैं, अपने मित्र रिश्तेदार हैं, उनके प्रति आदर भाव और सम्मान का व्यवहार है वो करना चाहिए। पशु बलि नहीं देनी चाहिए, जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए, महंगे आयोजनों से बचना चाहिए और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अशोक है वो कहता है। जैसे कि दूसरे जो संप्रदाय है उनका सम्मान करना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये जो नैतिक सिद्धांत है वो अशोक के धम्म में हमें मिलते हैं देखने को। अब यह जो नैतिक सिद्धांत है उनके द्वारा अशोक है वो क्या चाहता था? अशोक यह चाहता था कि उसकी प्रजा का जो नैतिक स्तर है वो उच्चतर हो, अर्थात बढ़े। उसकी प्रजा है वो नैतिक दृष्टि से
ऊपर उठे। और इसके पीछे एक अशोक का जो राजनीतिक जो कारण था या सोच थी वो यह भी थी कि उसका जो शासन था वो बड़े विस्तृत भूभाग में फैला था, और उस वक्त जब संचार के साधनों और माध्यमों का नितांत अभाव था, उस वक्त इतने बड़े साम्राज्य को शासित करना और उसका प्रशासन चलाना वाकई बहुत ही दुष्कर और कठिन कार्य हुआ करता था, क्योंकि इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य में लोगों की भाषा एक नहीं होगी, लोगों के विचार एक नहीं होंगे, लोगों का खान पान पहनावा रीति रिवाज भी एक नहीं हो सकता, लोगों की मूल्य मान्यताएं रीति रिवाज और उनके द्वारा माना जाने वाला संप्रदाय भी एक नहीं हो सकता। तो उनमें टकराव के जो कारण है वो बहुत सारे पनप सकते हैं या हो सकते हैं, उनमें फूट भी पड़ सकती है। तो अशोक एक ऐसे सिद्धांत को आगे लाना चाहता था जो सब में एक सह अस्तित्व की भावना है उसका विकास करें, और आपस में प्रेम और भाईचारा से सब है वो रह सके, ताकि जो उसका शासन है वो निष्कंटक और शांतिपूर्ण ढंग से है वो चल सके, ताकि वो अपने शासन को आसानी से चला सके। अगर ऐसा नहीं हो तो उसके साम्राज्य में हर जगह विद्रोह होने लगे, जिनको दबाना बड़ा ही मुश्किल होता था। अक्सर यह देखा जाता था कि जो दूरस्थ प्रांत होते थे राजधानी से, उनमें विद्रोह है वो हुआ करते थे। जैसे कि तक्षशिला में हमने देखा कि बिंदुसार के वक्त 2 बार विद्रोह हुए थे। तो यह अशोक है एक ऐसी विचारधारा धम्म के रूप में देना चाहता था जो लोगों में आपसी भाईचारे और सद्भावनापूर्ण सह अस्तित्व की भावना को विकसित करे, ताकि लोग हैं वो शांति से रहे और पूरे साम्राज्य में शांति का माहौल या वातावरण बना रहे। इस धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और इसमें अशोक यह कहता है कि जो धम्म का पालन करेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, और इस धम्म के पालन के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी थे उनको भी नियुक्त किया था। अब अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक का जो शासन है वो 232 बीसी तक, 232 ईसा पूर्व तक चला। अब अशोक के बाद में कौन शासक बना उनके बारे में हमें ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा प्रमाणों से हमें पता चलता है कि अशोक के बाद में जो शासक बना था वो कुणाल बना था, उसका नाम था कुणाल। यह परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार कि अशोक के बाद में कौन शासक बना। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं वो चूक जाते हैं, क्योंकि अशोक के बाद में कौन बना यह कोई विशेषतः पढ़ता नहीं है। तो वो कुणाल बना, यह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उस वक्त कश्मीर में जालोन नामक मौर्य शासक हुआ करता था, ऐसा हमें राजतरंगिणी से पता चलता है। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके वो शासक है वो बन गया, और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इसकी जो हत्या है वो 184 बीसी में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग खुद शासक बन गया, और शुंग वंश की स्थापना है वो मगध साम्राज्य के जो भूमि थी, भूभाग था, उसी पर हुई। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो है वो अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य इतना विस्तृत होने के बावजूद, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद 150 वर्ष तक भी कायम नहीं रहा। तो आज
आपके इस टॉपिक का यही अंत होता है और इससे अगले भाग में हम मौर्य के प्रशासनिक तंत्र और बाकी की जो उसकी अर्थव्यवस्था, सैनिक तंत्र वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।